नमस्कार। स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आज से आप लोगों के लिए लाया हूं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे एक नई सीरीज। और इस सीरीज का उद्देश्य आप सभी लोगों के इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो कॉमन डाउट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड ये सीरीज हमारी पूरी रहने वाली है। और इसमें जो हम टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, इन सब को समझेंगे वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इसमें हम वो चीजें भी इंक्लूड करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में हमको मिल जाती हैं, वेदर इट इज यूपीएससी क्वेश्चन पेपर और इट इज यूपीपीसीएस क्वेश्चन पेपर और या किसी भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन के पेपर्स में आपको जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब को हम टैकल करते हुए इस क्लास में आगे लेकर के चलेंगे। तो ये आज हमारी पहली क्लास है। अभी हम सीरीज में ये पूरी की पूरी सीरीज को हम लोग एंड करेंगे, पूरी की पूरी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को लेकर के। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, हमने क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे उसमें हमने देखा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन टर्म्स से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि टर्म्स बहुत ही ज्यादा ओवरलैप करते हैं इनकी डेफिनेशन, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं आपके लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में आपको इनके बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास है आज की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण शब्द और उनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं इनके बारे में हम आज अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जो हमारी सबसे बेसिक सी डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी? पहली डेफिनेशन तो यही है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए, इन्वायरमेंट या इसको हम हिंदी में कहेंगे पर्यावरण, इसको अगर हम हिंदी में समझे तो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। पर्यावरण का मतलब क्या है? परि प्लस आवरण। आवरण का मतलब एक स्ट्रक्चर जो लेयर है, हमारे चारों तरफ एक कवर है, और परि का मतलब चारों तरफ। तो चारों तरफ जो भी चीजें हमें सराउंड करती हैं वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। इट्स वेरी सिंपल। इन्वायरमेंट को आपसे पूछे तो इट्स वेरी सिंपल। इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट सराउंड्स अस। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो, इन्वायरमेंट में अगर आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी, या तो आपके आसपास की चीजें लिविंग हैं यानी जीवित हैं, या नॉन लिविंग यानी मृत हैं। तो इसी को हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजीज में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट बोल देते हैं। बायोटिक का मतलब लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, जैसे ट्री, जैसे हम ह्यूमंस हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ये हो गए बायोटिक फैक्टर्स। दूसरी है अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक का मतलब जो फिजिकल पार्ट इन्वायरमेंट का बना रहे हैं बट उसमें जीवन नहीं है, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, जैसे सॉइल, जैसे सनलाइट। तो ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो इनको बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम समझें तो ये जीवित और मृत इन दोनों का संबंध है। बायोटिक का मतलब जीवित और अबायोटिक का मतलब अजैविक, अजीवित, जिनमें जीवन नहीं है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में अगर एक एडवांस डेफिनेशन आज के समय में देखी जाए तो एक तीसरी चीज को भी शामिल किया जाता है। जीवित और अजीवित के अलावा एक तीसरी चीज भी शामिल होती है जिसको हम कल्चरल या इंटेंजिबल चीज भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कल्चरल का मतलब ये होता है, जैसे हम एक एग्जांपल देकर के आपको बताते हैं, जैसे हम कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, उस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, उस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, उस कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, या उस कोचिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये एनवायरनमेंट कैसे डेवलप? ये भी एनवायरनमेंट है, लेकिन ये एनवायरनमेंट नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, ये कल्चरल है, जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल इन द सेंस कि ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है। वहां के जो ह्यूमन कैपिटल है, वहां के जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जो बहुत हेल्दी है, इसलिए बोलते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये एनवायरनमेंट में तीनों चीजें आती हैं, एक तो बायोटिक, फिर अबायोटिक, और तीसरा है कल्चरल चीजें। इन तीनों को मिला करके हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट बनता है। ये क्लियर है आप सभी को? अब बात करते हैं, एनवायरनमेंट तो हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की। व्हाट इज इकोलॉजी?
देखिए इकोलॉजी में कहीं पर भी अगर किसी शब्द के पीछे लॉजी लग जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, स्टडी करना, टू स्टडी। तो इकोलॉजी का मतलब इसी इंवायरमेंट की स्टडी करना, कि स्टडी में अच्छा आप करेंगे क्या, तो स्टडी में हम इंटरैक्शन को स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं कि एक पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, अब वो अपने आसपास की चीजों से कैसे इंटरैक्ट करता है, अगर हम इसकी स्टडी करने लगे तो यही इकोलॉजी हो गई। जैसे वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, है ना। इसके बाद वो पेड़ क्या करेगा, जमीन में सॉइल से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेगा, वाटर का इंटेक करेगा और इवेपो ट्रांसपायरेशन के थ्रू उस वाटर को बाहर निकाल देगा। वो फल देगा, फूल देगा, पशुओं पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करेगा, उनके लिए हैबिटेट, कीड़ों वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह उसमें रहेंगे, चिड़िया उसमें रहेंगी। तो इन सब के साथ वो एक इंटरैक्शन कर रहा है, एक मिलीजुली गतिविधि है उसकी। तो ये इंटरैक्शन की जब हम स्टडी करने लगेंगे ना, तो इसे ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। सो इकोलॉजी क्या है बेसिकली? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ अ क्रिएचर इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरमेंट। अपने पर्यावरण के साथ कोई भी प्राणी, कोई भी जीव कैसे इंटरैक्ट करता है, इसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी है। अब ये प्रश्न आपका पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोलॉजी का जो टर्म है, जो वर्ड है, किसने दिया? तो इकोलॉजी का जो वर्ड है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज हमारे सामने आती है, एक बहुत ही बेसिक सी चीज हमारे सामने आती है। कुछ डेफिनेशंस हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमको समझना पड़ेगा पहले कि इसमें इन डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। जैसे इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बहुत आएंगे कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ये क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। कोई इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है जस्ट अ सेकेंड, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई एक व्यक्ति या कोई एक जीव या कोई एक प्राणी, ये इंडिविजुअल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी कि एक खरगोश है, देयर इज अ रैबिट, तो एक खरगोश जो हो गया वो इंडिविजुअल हो गया। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। इंडिविजुअल का मतलब कोई व्यक्ति विशेष या कोई पर्टिकुलर क्रिएचर। अब बात करते हैं सेकंड, हमारी पॉपुलेशन। इंडिविजुअल को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि इंडिविजुअल को समझे बिना हम पॉपुलेशन को नहीं समझ सकते। अब यही एक इंडिविजुअल, मान लो एक पेड़ है, तो ये एक इंडिविजुअल है, बट अगर बहुत सारे पेड़ मिल गए तो ये बन गए एक पॉपुलेशन। समझ गए? जैसे एक हिरण है तो वो एक इंडिविजुअल है, बट बहुत सारे हिरण मिल गए आपस में तो वो हिरणों की पॉपुलेशन यानी उनकी जनसंख्या बन गई। ठीक है, अब एक जंगल में अगर हम बात करेंगे तो केवल हिरण ही तो नहीं रहता, उसमें खरगोश भी रहेगा, उसमें रेंगने वाले जीव भी रहेंगे, उसमें पेड़ पौधे भी रहेंगे, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी रहेंगे। तो ऐसे जब बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन इकट्ठे हो जाती है, एक जगह पर आ जाती है, तो उसको बोल देते हैं हम कम्युनिटी है। सो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी बेसिकली कई सारे, जब पॉपुलेशन, जैसे यहां पर हमने दिखाया आपको, इंडिविजुअल में एक फिश है, ये क्या है? एक फिश है, तो ये इंडिविजुअल हो गई। अब कई सारी फिशेस एक साथ आ गई तो ये हो गई फिशेस की पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी क्या है? तो फिश भी है, उसमें फिशेस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्रास भी है, वहां पर कई सारे अन्य तरह के प्राणी, जीव जंतु भी हैं। तो ऐसे कई सारे जीव जंतु जब एक साथ आ गए तो वो एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गया। समझ गए चीज? अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है। ऐसे ही जब कई सारी कम्युनिटीज मिल जाती हैं और ये कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करने लगती हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा इकोसिस्टम। समझ गए? अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉपुलेशन में हमने बताया कि पॉपुलेशन का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल
अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मिला करके बनाएंगे एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या। अब बात करते हैं इस पॉपुलेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, पॉपुलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है इकोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी किसी एक स्पेसिफाइड जंगल में 100 खरगोश रह रहे हैं और वो प्रजनन करेंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने की रेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल रही कि नहीं मिल रही, उनके लिए रहने का जो हैबिटेट है वो सुरक्षित है कि नहीं है, फिर कौन से ऐसे जीव है जो उनको शिकार कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिल करके उस पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगी। तो अगर सब कुछ ठीक है उनके लिए तो पॉपुलेशन हेल्दी तरीके से ग्रो करती रहेगी, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव पॉपुलेशन। पॉजिटिव इन द सेंस कि वो पॉजिटिवली बढ़ रही है। आज 100 खरगोश हैं, कल हो सकता है अगले साल 110 हो जाए, अगले साल 150 हो जाए, 140 हो जाए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। दिस इज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव कैसे है कि अभी 100 हैं, घट के 90 हो गए, अगले साल 80 बचे, तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब एनवायरमेंट में किसी तरह की स्ट्रेस है उन जीवों के लिए, चाहे उनको खाने वाले शिकारी जीव ज्यादा हो, चाहे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में घास ना हो, चाहे कोई बीमारी फैल गई हो, या फिर उनका हैबिटेट लॉस हो गया हो। हैबिटेट का मतलब उनके रहने के स्थान को उनसे छीन लिया गया हो। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है? तो बढ़ती है दो तरीके से। एक तो बर्थ रेट बढ़ जाए और या तो फिर इमिग्रेशन बढ़ जाए। इमिग्रेशन का मतलब किसी बाहर वाले इकोसिस्टम से जीव जंतु उस इकोसिस्टम में आ जाएं। जैसे इस इकोसिस्टम में 100 रैबिट्स थे, बाहर से कहीं से 20 रैबिट्स और आ गए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। सो इसके लिए आई इस्तेमाल होता है, आई। और अगर ई इस्तेमाल होगा इमिग्रेशन, इसका मतलब होता है यहां से लोग चले गए। माइग्रेट करने में दो टर्म्स हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब पॉपुलेशन आ गई कहीं पर, जैसे इंडिया में इमिग्रेशन का मतलब हो गया कि बाहर से लोग अपने देश में वापस आ गए, इमिग्रेशन हो गया। और एमिग्रेशन का मतलब इंडिया से लोग चले गए यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये माइग्रेशन के दो टर्म्स हैं स्थानांतरण के, ठीक है, प्रवासन जिसको बोलते हैं हम। तो इंक्रीज हो सकती है बर्थ और इमिग्रेशन की वजह से, और पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है डेथ और एमिग्रेशन की वजह से। एमिग्रेशन का मतलब जैसे एक जंगल में आग लग गई तो सारे खरगोश वहां से भाग गए, तो एमिग्रेट कर गए। एमिग्रेट करने का मतलब है वहां से चले गए, तो इसलिए भी उस इकोसिस्टम में उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, गिर गई। ठीक है, ये एक तरीका है पॉपुलेशन को समझने का। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी आर मोस्टली नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट स्पीसीज। कम्युनिटी को जनरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है। अब ग्रासलैंड कम्युनिटी में हम किसी जंगल की बात कर लें, अफ्रीका में हम सवाना की बात कर लें, कहीं पर भी किसी भी की बात कर लें, अगर उस ग्रासलैंड कम्युनिटी में चीता की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चीता बहुत ज्यादा वहां पर है, तो इसका मतलब है कम्युनिटी को उस माना जाएगा कि यहां की डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है? चीता है। और चीता की वजह से उस कम्युनिटी का नाम ऐसा रख दिया जाता है कि वो उसी कम्युनिटी, उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेसिस पर उस कम्युनिटी का नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि कोई जंगल है, अब जंगल में क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, बट पेड़ों का एक अपना टाइप वहां पर पाया जाता है, तो बोल दिया गया कि इसके जंगल हैं, इस पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज के जंगल हैं, यानी पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम उस पर्टिकुलर स्पीसीज के नाम पर रख दिया गया। जैसे एक लैंड है, उसमें सिर्फ घास ही घास है बहुत दूर तक, तो बोल दिया गया ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम है। क्या है? ग्रास लैंड इकोसिस्टम। इसका मतलब है घास, क्या वहां सिर्फ घास ही है? ऐसा नहीं है, वहां श्रब्स भी होंगे, वहां जीव जंतु भी हैं, बैक्टीरिया भी है, इंसेक्ट्स भी हैं, बट फिर भी उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का जो नाम रखा गया है वो एक पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीसीज के नाम पे रखा गया है, कि मतलब वहां घास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बोला गया कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो कम्युनिटी जो होती है ये बेसिकली इसका नाम रखा जाता है डोमिनेंट स्पीसीज के नाम पे। कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो उस एरिया में डोमिनेशन कर रही है? जैसे मेजर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको बोल दिया गया, ये एक मेजर कम्युनिटी हो गई। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीज जो हैं वो एवरग्रीन है और ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल दिया गया। माइनर कम्युनिटी का की अगर हम बात करें तो माइनर कम्युनिटी या माइनर इकोसिस्टम बहुत छोटा सा भी हो सकता है। जैसे आप एक काउडंग की बात कर लें, जैसे गोबर होता है ना, गाय का या भैंस का, किसी भी जानवर का, अब वो एक पर्टिकुलर जो आपका काउडंग है ना, वो भी एक इकोसिस्टम अपने आप में है। कैसे है? क्योंकि उस काउडंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं,
बहुत सारे बीटल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी जीव जंतु आपको मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े, जो उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन बैक्टीरियाज के लिए, उन इंसेक्ट्स के लिए वो काउडंग भी अपने आप में एक पूरी तरह से इकोसिस्टम का काम कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इकोसिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। इकोसिस्टम को हमने अभी आपसे बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम, या इसको इकोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं, इज अ सिस्टम दैट इन्वायरमेंट्स एंड देयर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म थ्रू देयर इंटरैक्शन। हमने बताया आपको, यह डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो इन्वायरमेंट है और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो आपस में जो इंटरैक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मैटर, ये सब जो कर रहे हैं आपस में, इन्हीं के इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव जंतु आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यह सिंपल सी डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। अब देखो यहां पर हमने बताया ना, स्टेट पीसीएस को भी हम लोगों को लेकर हम फोकस करके चल रहे हैं। तो स्टेट पीसीएस में जनरली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया, फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया इस टर्म को। सो सॉरी, एजी टांसले जो है, इन्होंने इकोसिस्टम वर्ड को पहली बार दिया था। ठीक है, और ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट हैं और 1935 में 1935 में इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था इकोसिस्टम, जिसका मतलब था कि पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव जंतु आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज एन ओपन सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझा देते हैं आपको कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ओपन सिस्टम, देखिए दो तरह से हीट का एक्सचेंज या मैटर का एक्सचेंज या मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। आप सभी में से जो भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, उनको बहुत अच्छे से पता होगा ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम का मतलब एक ऐसा, जैसे हम एक बॉक्स बना दें यहां पर, अब इस बॉक्स में हम चारों तरफ से इसको क्लोज कर दें, तो ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है या क्लोज सिस्टम का? क्लोज सिस्टम का, बिकॉज हम हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम रुकावट क्रिएट कर रहे हैं कि इसमें से कोई चीज अंदर या यहां से बाहर ना जा पाए। ये हो गया क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है ऐसा एक सिस्टम जिसमें से हीट या मैटर या एनर्जी, इसका एक्सचेंज आपस में हो सके। तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, पर्यावरण में, जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया, एक पेड़ है, पेड़ क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें पर्यावरण से ले रहा है, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जैसे वो सनलाइट ले रहा है, जैसे वो वाटर का इंटेक कर रहा है, जैसे सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। दे क्या रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हैबिटेट दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, फूड दे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे बायोमास, लकड़ी वगैरह, ये सब दे रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज कर रहा है, कुछ चीजें ले रहा है, कुछ चीजें दे रहा है। इसका मतलब ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब जहां इजीली हम लोग हीट का, मैटर का, मटेरियल का एक्सचेंज कर सकें। सॉरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है इकोसिस्टम क्या है, कैसा सिस्टम है, ओपन है या क्लोज है, तो आप हमेशा ओपन पे ही टिक करेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम जान लेते हैं। इकोसिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार का इकोसिस्टम हमारे पास होता है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम को हम लोग तीन मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो इसमें एक होता है टेरेस्ट्रियल, जो कि टेरेस्ट्रियल का मतलब आपका स्थलीय, दूसरा होता है एक्वेटिक यानी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके इकोसिस्टम होते हैं, टाइप्स हैं ये। अब टेरेस्ट्रियल में अगर हम बात करें कि स्थलीय इकोसिस्टम की अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है इसमें आपकी स्थलीय चीजें आती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डोमिनेंट स्पीसीज फॉरेस्ट है या जंगल है या स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट हैं, जैसे कि हमने बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी हैं? ऐसी पेड़ की प्रजातियां हैं जो एवरग्रीन रहती हैं, हमेशा हरी भरी रहती हैं। तो ये हो गया ट्रॉपिकल, ये हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल, यानी स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जांपल है। इसी तरह से जैसे हमने बताया आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसे हमने आपसे बताया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये किसके एग्जांपल हो गए? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। दूसरा हमने आपको बताया कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो हम दो चीजों में इसको बांटेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए जल जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ जल, और ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और ये सलाइन वाटर भी हो सकता है। सलाइन का मतलब खारा जल भी हो सकता है, सलाइन वाटर। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा सलाइन वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या आ सकता है? तो जैसे कोई रिवर आ गई, रिवर जो फ्रेश वाटर रिवर्स होती हैं, तो एक रिवर का पानी ज्यादातर फ्रेश ही होता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये सैलिनिटी से डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, कि जिसमें सैलिनिटी का मतलब सॉल्ट्स कितने घुले हुए हैं, जिसको हम पार्ट्स पर 1000 में काउंट करते हैं, कि जैसे 1 लीटर हमने पानी ले लिया तो उस 1 लीटर में कितने पार्ट सॉल्ट घुला हुआ है, इसको बोलते हैं हम सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब डिजॉल्व सॉल्ट्स, नमक, लवण कितने घुले हुए इस जल में। तो रिवर का वाटर जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। कोई लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है, वो भी एक एक्वेटिक में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई पॉन्ड है, पॉन्ड का मतलब कोई तालाब है, ये भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? सलाइन वाटर इकोसिस्टम। सलाइन का मतलब हो गया खारे पानी का, जो खारे पानी का जल तंत्र होता है। जैसे लेक्स होती है, बहुत सारी लेक्स हैं जो सलाइन लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चिलिका लेक की हम बात करें, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरा रख सकते हैं इसमें सलाइन वाटर इकोसिस्टम में एस्चुरी का एग्जांपल रख सकते हैं, एस्चुरी का एग्जांपल रख सकते हैं, ये सलाइन वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इसी तरह से हम ओशियन तो है ही अपने आप में पूरा का पूरा एक सलाइन वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल। तो हमने देखा, क्या देखा हमने? दो चीजें देखी कि हम जब इकोसिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने 3 पार्ट में इकोसिस्टम को डिवाइड किया, ठीक है। एक तरफ है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, और तीसरा है हमारा एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमने 2 देख लिए हैं अभी, कौन कौन सा? एक तो टेरेस्ट्रियल देख लिया है जिसमें हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको बताया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल बताया, ये सब आ जाते हैं। और डेजर्ट इकोसिस्टम भी आप स्थलीय में रख सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में जैसे अपना थार का रेगिस्तान है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये भी आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड में हमने आपको बताया सॉरी एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक में 2 तरीके से आ सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की हम बात कर सकते हैं, दूसरा सलाइन वाटर में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब जैसे जिसमें रिवर्स आ जाती हैं, नदियां, फ्रेश वाटर लेक्स आ जाती हैं, पॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, कैनाल वगैरह आ जाएगा। हालांकि कैनाल जो है ये एंथ्रोपोजेनिक में चला जाएगा, बिकॉज कैनाल जो है ये मानव निर्मित होता है, मानव जनित होता है, तो यहां नहीं रखेंगे उसको, हम जो थर्ड कैटेगरी एंथ्रोपोजेनिक वाली ना उसमें उठा के डाल देंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं सलाइन में। तो सलाइन में लेक, जैसे हमने आपको चिलिका लेक का एग्जांपल दिया, सांबर लेक है, ये सब सलाइन वाटर। एस्चुरी में अगर हम बात करें तो एस्चुरी में जैसे आप केरल वगैरह पे जाएंगे तो वहां पर जहां पर एस्चुरीज पाई जाती हैं, या जहां पर सॉल्टी वाटर ओशनिक का और रिवर्स का फ्रेश वाटर दोनों मिलता है, वो वाला जो एरिया हो जाता है, तो वहां पर ज्यादातर सैलिनिटी बढ़ जाती है पानी की। तो इस वजह से एस्चुरीज जो हो गई, इसके बाद ओशियंस तो है ही क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा होती है यहां पे। तो ये सलाइन वाटर इकोसिस्टम के एग्जांपल हो गए। तीसरा हमने आपको बताया एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अब ये क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक को देख लेते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, अब इसमें क्या होता है जैसे
एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे एक्वेरियम आपने अपने घर में बना लिया। अब ये एक्वेरियम जो है ये क्या है, मानव निर्मित है। इसमें मछलियां रह रही हैं, इसमें आपने छोटे छोटे कछुए डाल दिए, इसमें कुछ पत्थर डाल दिए, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स आपने लगा दिए उसमें, उनको फूड दे रहे हैं आप, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको आप फ्रेश वाटर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैन मेड इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसी तरह से आपने कोई कैनाल बना दी। ठीक है, तो ये आपके एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक बहुत ही अच्छा एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स में जनरली हम क्या करते हैं, ऐसी स्पीसीज जो बहुत रेयर हैं, जो नेचुरली सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, या फिर ऐसी स्पीसीज ट्रीज की या प्लांट्स की जिनके साथ हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो उनको हम क्या लाते हैं, एक आर्टिफिशियल जगह में लाते हैं और उनको हम लोग उनका फूड, उनके लिए जो सनलाइट है, उनके लिए वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, इन सबका अरेंजमेंट करते हैं और एक गार्डन बना देते हैं आर्टिफिशियल। सो दिस इज आर्टिफिशियल या दिस इज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को सब समझ में आ गया होगा। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे लौट करके। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, इनके तत्वों की हम अगर बात करें तो इसमें कुछ इकोसिस्टम में मैंने बताया ना कि इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन का मतलब एक्सचेंज होता है एनर्जी का, मैटर का। ठीक है, तो इंटरैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे भोजन श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, तो कहां से स्टार्ट होती है, इसको हम समझेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको दो चीजें बताई, एक तो बायोटिक कंपोनेंट, एक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब वो जो जीवित वाले हैं और अबायोटिक का मतलब जो अजीवित वाले हैं। अब ये बताइए, कोई कंपोनेंट अगर जीवित है, कोई व्यक्ति अगर जीवित है, तो उसको क्या चाहिए, उसको जीवन जीने के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए ना, जिसमें सबसे पहली चीज है उसका भोजन, उसका फूड। तो फूड कहां से निकलता है इस इकोसिस्टम में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कि अबायोटिक चीज को बायोटिक में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब ये होते हैं पेड़ पौधे या प्लांट्स। क्या आप मिट्टी खा करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या आपको सिर्फ सनलाइट दे दी जाए, वाटर दे दिया जाए, जो कि अबायोटिक है, क्या इससे आपका जीवन चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ दिन आप सर्वाइव जरूर कर सकते हैं, बट जीवन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारा भोजन कोई और बना के दे रहा है। जैसे हमें प्लांट्स की जरूरत है, हमें एनिमल्स की जरूरत है अपने जीवन को चलाने के लिए। बट प्लांट्स और ट्रीज ही एक ऐसी स्पीसीज हैं, वेजिटेशन ही एक ऐसी स्पीसीज है जो मृत चीजों से अपना जीवन चला सकते हैं। जैसे जो प्लांट हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट ले लेंगे, सन से सनलाइट ले लेंगे, और आपके एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन ले लेंगे, और इन तीनों को मिला करके फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना देंगे, और वो सरवाइव करते रहेंगे। अब प्लांट की चेन पे पूरी की पूरी फूड चेन, प्लांट्स पे पूरी की पूरी फूड चेन डिपेंड करती है। इसका मतलब जो वेजिटेशन है ना, भोजन की पहली श्रृंखला उस पेड़ में स्टार्ट करी। इसीलिए हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में ही वो शक्ति है अकेले कि वो अबायोटिक चीजों को बायोटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मिट्टी को आप कह सकते हैं जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, बिकॉज मिट्टी से वो क्या ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं, यूरिया ले रहे हैं, दुनिया भर के नाइट्रोजन ले रहे हैं, पोटाश ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं। ये सब अजैविक चीजें, इनमें जीवन नहीं है, बट वही चीजें लेकर के वो जीवन क्रिएट कर दे रहे हैं। अब उस एक पेड़ पे कितने सारे कीट पतंगे, कितनी सारी चिड़िया, कितने सारे खरगोश, कितने सारे हिरण जो खा रहे हैं उसको, और फिर उन हिरणों को, उन खरगोशों को, उन जीव जंतुओं को दूसरे जीव जंतु खा रहे हैं, ऐसे तीसरे खा रहे हैं, फिर उनको, ये एक फूड चेन, ये फूड वेब बन रहा है। लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? वेजिटेशन से, पेड़ पौधों से। इसीलिए पेड़ हमारे लिए सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी कि वो ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए पेड़ों को हम बोलते हैं
प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। अब आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है हमारा, सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इनको अभी बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनमें जैसे आपका ट्रीज वगैरह आ जाते हैं, वेजिटेशन आपका आ जाता है, ठीक है। ये होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये भोजन बना के देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, ऑटोट्रॉफ्स हैं ये, ठीक है। सेकंड जो चरण होता है, कंपोनेंट होता है, वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो जीव हैं जो इन पेड़ पौधों पर अपना जीवन आश्रित रखते हैं, इन पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने बताया, जो बेसिकली वैसे जीव जंतु जो शाकाहारी हैं, है ना। जैसे आप रैबिट का देख लीजिए, जैसे आप खरगोश, हिरण देख लीजिए आप, ये सब वो जीव जंतु हैं जो वेजिटेशन पे अपना जीवन निर्भर कर रहे हैं, आश्रित कर रहे हैं। इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब जो इन प्राइमरी कंज्यूमर से अपना भोजन लेते हैं, जैसे फॉक्स वगैरह हो गया, लोमड़ी हो गई, जैसे आपका वुल्फ हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब इन शाकाहारी जीवों को अपना भोजन मान रहे हैं और यहां से अपना भोजन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स में ओमनीवोर्स भी आ जाते हैं, बट इन्हीं सेकेंडरीज में दो लेवल होते हैं। एक तो होता है सेकेंडरी में जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो मांसाहारी जीव होते हैं, इसके बाद उनको खाने वाले, जैसे एक पेड़ को एक लोमड़ी ने खाया, सॉरी, पेड़ को एक हिरण ने खाया, हिरण को, छोटा सा हिरण था, उसको एक वुल्फ ने मार दिया, उसको एक भेड़िए ने मार दिया, उस भेड़िए को एक शेर ने मार दिया। इस तरह की जो फूड चेन स्टार्ट होती है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज की जो क्लास हमारी है ना, ये सिर्फ हम लोग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म बीच में आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूं इसको, ओके। नेक्स्ट चीज है जो हमारे ओमनीवोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोग सब कुछ खाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे भी खाएंगे, हम लोग जीव जंतु भी खाएंगे, मींस हम कार्निवोर्स भी हैं, हम हर्बीवोर भी हैं, ठीक है। तो हमको बोलते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इनके बाद जो नया लेवल, अगला चरण आता है, वो होता है माइक्रो कंज्यूमर्स का। माइक्रो कंज्यूमर को हम लोग सैप्रोफाइट भी बोलते हैं। जैसे आपका केचुआ वगैरह होता है ना, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है, ये क्या करते हैं, ये सड़ी गली चीजों को खा करके, या चीजों को, मृत चीजों को खा करके, उनको सड़ा करके, गला करके वापस से ये अबायोटिक में कन्वर्ट कर देते। तो एक चेन है, एक साइकिल है। अगर इसको हम इस तरह से समझें कि देखिए, यहां पर ट्री है, यहां पर पेड़ है, ट्रीज हैं। इस पेड़ ने कहां से भोजन लिया? तो इस पेड़ ने भोजन लिया अबायोटिक सब्सटेंसेस से, अजीविक चीजों से, जैसे सॉइल से लिया, वाटर से लिया, सनलाइट से लिया। इस ट्री को किसी डियर ने कंज्यूम किया, इस डियर को किसी वुल्फ ने कंज्यूम किया, इस वुल्फ को किसी और हैवी कार्निवोर ने खाया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी टाइगर ने, किसी लायन ने, किसी ने भी, ठीक है। अब इस टाइगर, जब ये टाइगर की डेथ हुई ना, तो इसको बैक्टीरियाज जो हैं, डेट्रिटस जो हैं, इन्होंने खाया, कंज्यूम किया इसको। इसकी बॉडी, जब इसकी डेड बॉडी को सड़ा करके, गला करके बैक्टीरिया ने वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक कर दिया। वाटर इवेपोरेट हो गया, सल्फर निकल गई, कार्बन निकल गया, और भी गैसेस जो थी वो सड़ सड़ करके बैक्टीरिया ने खा खा करके निकाल दी, और इसको बिल्कुल जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर दिया। तो वापस से कहां पे आ गया? ये इसी अबायोटिक में मिल गया। तो जहां से चेन स्टार्ट हुई, वहीं पर जाकर के पूरी की पूरी चेन खत्म हो गई। वापस से पानी में ब्रेक हो गया, कार्बन में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सल्फर में, कैल्शियम में, सब में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो ब्रेक हो गया। तो ये होती है हमारी एक चेन या साइकिल, ये इकोसिस्टम में वर्क करती है। इसीलिए हमने बोला था आपको दैट इकोसिस्टम किसका एग्जांपल होता है? ओपन सिस्टम का। अगर ओपन सिस्टम नहीं होगा तो ये वर्क ही नहीं कर पाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज ओपन सिस्टम होगा तभी हीट का, एनर्जी का, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा, इंटरचेंज हो पाएंगी ये चीजें। अदरवाइज क्या पॉसिबल है ये फूड चेन को आगे बढ़ पाना बिना चीजों के इंटरचेंज हुए, आपस में अदला बदली किए हुए?
पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। डेट्रिटस में जैसे हमने आपको बताया अर्थवॉर्म, नीमेटोड्स, एंथ्रोपोड्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए अबायोटिक और बायोटिक ये हमने आपको बता ही दिया है। अबायोटिक और बायोटिक को हमने पहले ही समझा दिया था, थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिए। अबायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस है? अबायोटिक का मतलब अजैविक, अजीविक, और बायोटिक का मतलब जो जीवित है। तो जैसे हमने बताया अबायोटिक में आपके सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट वगैरह आ जाती है। हालांकि कहीं कहीं पर बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि सॉइल को वो लोग दोनों में रखते हैं, मिट्टी को वो लोग अबायोटिक में भी रखते हैं, बायोटिक में भी रखते हैं, बिकॉज सॉइल जो होती है इसमें कई, सॉइल कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं होती, सॉइल बेसिकली बहुत सारी चीजों को मिला करके बनती है, उसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसलिए उसको वो दोनों के बीच में रख देते हैं, अबायोटिक में भी रख देते हैं, बायोटिक में भी रख देते हैं। तो अगर किसी बुक में आपको ऐसा मिलता है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में हमने आपको बता ही दिया, जीवित वाले फिश, ह्यूमन, ट्रीज वगैरह, इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोटोन और इकोलॉजिकल नीश। ये क्या होता है? इसको नीश भी बोलते हैं लोग, इसको नीके भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इकोटोन और इकोलॉजिकल नीश ये होता क्या है? एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इकोटोन क्या है। उसमें 4 डेफिनेशंस, 4 इंटरप्रिटेशंस दिए गए होंगे, आपको जो बेस्ट सुटेबल होगा वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो इकोटोन या इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इकोटोन का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। इकोटोन का मतलब होता है कोई जंक्शन, किन्हीं 2 डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स के बीच का जंक्शन। जैसे हम आपको बताएं कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां पर कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, इधर कोई पॉन्ड है और इधर ये आपकी लैंड है, जमीन है। अब ये पॉन्ड से जमीन डायरेक्ट तो शिफ्ट नहीं हो जाएगी, कि सीधे बीच का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां, जिसको बोलते हैं मार्शी टाइप का लैंड, दलदली टाइप का स्थान होगा, जहां लैंड भी होगी और जहां पानी भी होगा, दोनों चीजें होंगी। बट ना उसको हम पूरी तरह से लैंड कह पाएंगे, ना हम उसको पूरी तरह से तालाब कह पाएंगे या लेक कह पाएंगे। तो ये बीच का जो मार्शी लैंड ना, दलदली वाला, जहां पर दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, लैंड के भी और पॉन्ड के भी, इसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन का मतलब जहां पर 2 डिफरेंट काइंड के इकोसिस्टम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे यहां पर ये है पॉन्ड या लेक और यहां पर है लैंड, तो इकोटोन कैसे बनेगा? जैसे इधर हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और इधर हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय। अब इसके जो बीच का ओवरलैप वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये हो गया हमारा इकोटोन। जैसे यहां पर तालाब हो गया और यहां पर जमीन हो गई, इसके बीच का जो मार्शी लैंड है, वो दलदली वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम इकोटोन। अब इकोटोन में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अपने आसपास के दोनों इकोसिस्टम्स के गुण होते हैं, इसलिए दोनों इकोसिस्टम के जीव यहां पर सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए ऐसा होता है जनरली कि इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी पाई जाती है, क्योंकि वो जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, वो यहां पर बहुत अच्छे से पाए, जैसे कछुआ है ना, टर्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहां पर फ्रॉग की डिफरेंट काइंड की वैरायटी स्पीसीज मिल जाएंगी, मेंढक वगैरह, ये सब आपको बहुत मिल जाएंगे, बिकॉज ये स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। तो इसलिए इकोटोन जो होता है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, ये लैंड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, सॉरी, जैसे ये लैंड इकोसिस्टम हो गया और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। अब बीच का ये ट्रांजिशन जोन जो है, यहां पर आपको देखो फ्रॉग और ये आपका टर्टल और आपकी डक वगैरह ये मिल जाएगी। यहां पर आपको कई सारी ग्रासेस की वैरायटीज वगैरह भी मिल जाएंगी बड़ी बड़ी। तो यहां पर ये जो बीच का इकोटोन वाला जो मार्शी लैंड आपको दिख रहा होगा यहां पर इस इमेज में, ये होता है इकोटोन। तो इकोटोन की डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? द जोन और द जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे एस्चुरी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब आ जाते हैं। अब देखो एस्चुरी और ग्रासलैंड को यहां पे क्यों रखा गया? देखो ग्रासलैंड जो होता है ना, इसको भी इकोटोन बोला जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड जो होता है जनरली ऐसा देखा गया है कि ये डेजर्ट लैंड और
फॉरेस्ट लैंड के बीच का इकोसिस्टम होता है। मतलब ग्रासलैंड वहां डेवलप होते हैं जहां पर स्थितियां इतनी खराब नहीं है कि पूरी की पूरी जमीन मरुस्थल हो जाए, पूरी की पूरी जमीन जो है वो डेजर्ट हो जाए, डेजर्टेड एरिया हो जाए, बट वहां की कंडीशन इतनी सुटेबल है कि वो, और इतनी भी सुटेबल नहीं है कि किसी बहुत बड़े फॉरेस्ट को जन्म दे दें। जैसे किसी भी एरिया में अगर बारिश 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है, अब यहां पर प्रेसिपिटेशन अगर इतना है तो ये ऐसा स्थान है जहां बहुत बड़े फॉरेस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। लेकिन कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो अवेलेबल है ना, तो वो एरिया पूरी तरह से डेजर्ट भी नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब बीच का जो एरिया है यहां ग्रासलैंड इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप कर सकता है। तो यहां पर ये बीच का इकोटोन हो गया। इकोटोन का मतलब ना डेजर्ट है वो, ना वो फॉरेस्ट है, बल्कि वो ग्रासलैंड है, इसलिए इसको एक इकोटोन बोल दिया गया। समझ गए ना? तो दोनों के बीच का सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को ये जो, क्योंकि यहां पर हमने बताया ना कि दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाती है, अच्छी खासी मिल जाती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, हर केस में नहीं होता बट अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। एज का मतलब क्या होता है? कोना या जो किनारा होता है, एज इफेक्ट बोला जाता है। मतलब इसके भी गुण अवेलेबल है, उसके भी गुण अवेलेबल हैं, और दोनों के गुण मिलने की वजह से दोनों टाइप के जीव यहां सर्वाइव कर पाते हैं। इस इफेक्ट को बोला जाता है एज इफेक्ट। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि एज इफेक्ट किससे रिलेटेड है या क्या होता है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। ये समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब समझ लेते हैं इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। देखिए, इकोलॉजिकल नीश जो होता है ये एक स्थान से रिलेटेड होता है। स्थान का मतलब किसी भी पर्टिकुलर जीव का जो हैबिटेट है उससे रिलेटेड होता है। जैसे एक जीव है जो एक पर्टिकुलर टाइप के नीश में रह रहा है, नीश इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर टाइप के हैबिटेट में रह रहा है, तो क्या दूसरा जीव भी सेम उसी हैबिटेट में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल में अंतर होगा, उनके जीवन चक्र में अंतर होगा। इसीलिए बोलते हैं किसी भी दो जीव के इकोलॉजिकल नीश एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे यहां पर आपको कई सारे पक्षी दिख रहे होंगे, अलग अलग तरह के हैं। आपको देखने में इनमें सिमिलरिटी लग सकती है कि सब जैसे डक वगैरह लग रही है आपको, सब एक बगुला जो होता है उस टाइप के कुछ लग रहे हैं, ठीक है ना? बट इनमें डिफरेंस है। ये फ्लेमिंगो है, ये डक है, ये एवोकीट्स है, ये ऑयस्टर कैचर है, और ये प्लावर्स है। अब इनके ये आपको दिखने में एक जैसे भले लग सकते हैं कि सब एक ही प्रजाति के आपको लग रहे हैं, बट इनके भोजन की प्रेफरेंस अलग अलग है, इनके निवास स्थान अलग अलग हैं, ये क्या खाते हैं ये अलग अलग है, कैसे प्रजनन करते हैं ये अलग अलग है, प्रजनन का समय अलग अलग है, जेस्टेशन पीरियड अलग अलग है। इसका मतलब किसी भी दो जीव का इकोलॉजिकल नीश एक जैसा नहीं हो सकता। नीश होता क्या है? नीश एक टर्म दिया जाता है फॉर द पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की क्या स्थिति है, इसको समझाने के लिए इकोलॉजिकल नीश का एक टर्म दिया जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं अब इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रेंज ऑफ कंडीशंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज एंड इट्स इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम। इस नीश में क्या होता है कि एक जीव को जीवन जीने के लिए क्या क्या नेचुरल परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जी सके, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश, ठीक है? जैसे किसी जीव का हैबिटेट नीश हो सकता है, फूड नीश हो सकता है, रिप्रोडक्टिव नीश हो सकता है। हैबिटेट नीश में क्या होगा कि किस स्थान पे वो रह सकता है, क्या वो ग्रास लैंड में सर्वाइव कर पाएगा, या फॉरेस्ट लैंड उसको चाहिए, या एक्वेटिक लैंड चाहिए, ठीक है? एक तो ये चीज होती है। दूसरा हैबिटेट नीश हो गया। अब फूड नीश में उसको किस तरह का भोजन चाहिए। जैसे हम लोग चीता लेकर के आए अफ्रीका से, तो चीता को हम लोग हर जगह नहीं रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हम कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं बिकॉज उस चीता का अपना एक इकोलॉजिकल नीश है। वो एक डिफरेंट काइंड, एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप के भोजन को खाता है। क्योंकि बहुत फास्ट रनर्स होते हैं, इसलिए अगर हम उसको बहुत बड़े घने जंगल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको ग्रासलैंड टाइप का इकोसिस्टम चाहिए उनके लिए, जहां थोड़े बहुत पेड़ पौधे हों बट उनको एक फ्लैट प्लेन लैंड मिले, ताकि बहुत स्पीड से वो दौड़ते हैं अपना शिकार करने के लिए। अब समझिए, एक जंगल में क्या चीता दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। कैनोपी,
पेड़ इतने घने होते हैं, तो अगर उस चीते को हम मध्य प्रदेश में ही कूनों की जगह किसी ऐसे जंगल में इंट्रोड्यूस करा देंगे जो बहुत डेंस है, वहां चीता क्या रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, बिकॉज वो उसका इकोलॉजिकल, वो उसका हैबिटेट नीश नहीं है। अब अगर उस चीते को खाने के लिए हम बहुत सारे, जैसे चीता जो होता है ना, गैजेल बहुत खाता है, हिरण वगैरह, इनसे एंटीलोप की प्रजातियां जो होती हैं इनका शिकार बेसिकली करते हैं। अब सोचो किसी ऐसे जगह पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया जहां एंटीलोप है ही नहीं, एंटीलोप की प्रजातियां है ही नहीं, वहां तो सुअर मिल रहे हैं, वहां पर जंगली जो बोर होते हैं वो मिल रहे हैं, है ना, ये सब चीजें मिल रही हैं, बट उनका जो फूड है, जो बेसिकली जिस पर वो डिपेंडेंट है, वो नहीं मिल रहा है, तो क्या वहां पर चीता सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज का अपना एक इकोलॉजिकल नीश होता है, उनका अपना एक हैबिटेट नीश होता है, उनका अपना एक फूड नीश होता है, और वो रिप्रोडक्टिव नीश भी होता है कि किस समय पर कितने टाइम पीरियड के लिए वो रिप्रोडक्शन की पीरियड में रहते हैं। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए किसी भी दो पर्टिकुलर स्पीसीज के, दो अलग अलग स्पीसीज का इकोलॉजिकल नीश सेम नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। अब आगे बात करते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोक्लाइन और इकोफीन। हैबिटेट हमने आपको बता ही दिया है, तो इकोक्लाइन और इकोफीन को समझ लेते हैं। देखो इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन का मतलब होता है ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। अब इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं इकोक्लाइन की, इकोक्लाइन का मतलब क्या होता है? इकोक्लाइन का मतलब है जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमको वेरिएशन दिखाई देते हैं। जैसे एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब हम जाएंगे तो हो सकता है मिट्टी जो है उसका पीएच अलग हो, सॉइल का पीएच अलग हो, एक एसिडिक हो सकती है, एक बेसिक हो सकती है। सॉइल या हम अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है सैलिनिटी का डिफरेंस हो, एक पानी ज्यादा सैलाइन हो और एक पानी में सैलिनिटी कम हो। जैसे हम ओशंस में जाते हैं, डिफरेंट ओशंस की अलग अलग सैलिनिटी होती है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। इसके बाद वाटर डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है। तो इकोक्लाइन का मतलब यह होता है कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब हम जाते हैं तो वहां पर जो ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज हमें दिखता है, चेंज बहुत सारी चीजों में दिख सकता है, इसको हम बोलते हैं इकोक्लाइन। जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज in the composition of the species from one ecosystem to another along an environment gradient with no clear cut difference between the two। तो अब जो ये फिजिकल चेंजेस हमने आपको बताए हैं कि पीएच चेंज हो सकता है मॉइस्चर डिफरेंस में परिवर्तन हो, चेंज दिखे हमको कि एक जगह बारिश ज्यादा होती है, एक जगह बारिश कम होती है, एक जगह ज्यादा पेड़ पौधे, एक जगह कम पेड़ पौधे हैं। तो इसके हिसाब से ना वहां की जो स्पीसीज हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जाएगा। सेम काइंड का ट्री एक जगह पर हो सकता है ज्यादा हरा भरा हो और एक जगह पर कम हरा भरा हो, क्योंकि जहां पर ज्यादा हरा भरा है इसका मतलब उसके लिए स्थितियां अनुकूल हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में सॉरी जल वगैरह मिल रहा है, इसलिए उसके लिए स्थितियां अनुकूल हैं तो ज्यादा हरा भरा है। बट वहीं पर सेम काइंड ऑफ स्पीसीज किसी आप ऐसी सूखी जगह पे लगा दो तो हो सकता है सर्वाइव वो कर जाए बट उतना हेल्दी नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं, तो यही होता है जब हम इकोक्लाइन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में हम जा रहे हैं तो उसके बीच में जो ग्रेजुअल चेंज दिखता है, हमें धीरे धीरे चेंज मिलता है। ये सडन नहीं होता, धीरे धीरे मिलेगा। जैसे आप किसी डेजर्ट से निकल करके आओगे तो ऐसा नहीं कि ऐसे डेजर्ट है, यहां से एक कदम आगे रखा तो बिल्कुल जंगल है हरा भरा, ऐसा नहीं है। बहुत ग्रेजुअल चेंज होगा, धीरे धीरे करके आपको वेजिटेशन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यही होता है इकोक्लाइन। ठीक है, यही चीज होती है इकोक्लाइन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इकोक्लाइन का मतलब यह है कि ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज इकोसिस्टम में जो डिफरेंस होता है, धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आते रहते हैं, उसके हिसाब से स्पीसीज में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भी हमें अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं, इकोफीन क्या होता है। इकोफीन को समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम अपनी क्लास में देते हैं। जैसे किसी भी प्रजाति को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख दो, उसमें उसके हैबिटेट में, उसके एनवायरनमेंट में, उसके इकोसिस्टम में परिवर्तन ला दो, तो वो जो स्पीसीज होती है वो अपने उस नए वाले एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। इसे ही हम बोलते हैं इकोफीन। जैसे किसी भी यूरोपियन को, किसी गोरे आदमी को, अंग्रेज को आप एकदम से ट्रॉपिकल रीजन में ले आओ, आप उसको अफ्रीका में जाकर के रख दो,
आप उसकी स्किन में सबसे पहला चेंज ये देखेंगे कि जैसे अफ्रीका में रहेगा धीरे धीरे उसकी बॉडी अडॉप्ट करने लगेगी, बीच वाले जो ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा तो धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत तेजी से अडॉप्ट करना स्टार्ट करेगी। उसकी जो स्किन है वो मेलानिन का सिक्रीशन बढ़ा देगी। मेलानिन जो होता है पिगमेंट होता है आपका स्किन में, जो सन की रेस से हमारे स्किन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसकी स्किन का कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइटिश से डार्किश कलर में स्टार्ट हो जाएगी। ये जो चेंज कर रही है ना शरीर, जो अडेप्टेशन कर रहा है, ये सर्वाइवल के लिए कर रहा है और इसे बोलते हैं हम इकोफीन। इसमें क्या होता है, दीज आर अदरवाइज कॉल्ड इकेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्म। मॉर्फोलॉजिकली चेंज फॉर्म जैसे हमने बताया कि मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है फॉर्म्स की, ठीक है, जब एक स्पीसीज को किसी दूसरे इकोसिस्टम में जो उसके अनुकूल ना हो वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन अ स्पीसीज इज ट्रांसपोर्टेड टू अ न्यू एनवायरनमेंट इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी टू डेवलप एबिलिटीज टू सर्वाइव देयर, जैसा कि हमने बताया। अभी चीता वाले प्रोजेक्ट पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि चीता का प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए वो पार्शियल फेल्योर है। कंप्लीट फेल्योर तो नहीं बोलेंगे बट पार्शियली फेल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे चीता की डेथ हो चुकी है। हालांकि हमने सब कुछ देखा था कि अफ्रीका जैसी कंडीशन ही हम उनको दें, बट स्टिल हमने बताया ना इकोलॉजिकल नीश जो होता है वो किसी भी स्पीसीज के लिए अलग अलग मतलब एक समान नहीं हो सकता, उसमें डिफरेंस आना तय है। और यही वो टर्म है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जब आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं। इकोफीन, इकोफीन का मतलब है एक स्पीसीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर इंट्रोड्यूस किया गया और वो उस नई जगह के हिसाब से अपनी बॉडी को बदलने में अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन कम्स टू, जैसे हमने एग्जांपल बताया, यूरोपियन कम्स टू ट्रॉपिक्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, उनकी जो स्किन है मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। स्किन का कलर जो होगा वो व्हाइटिश से थोड़ा सा डार्किश कलर की तरफ शेड उसका जाने लगेगा, ठीक है। ये एडेप्टेशन होता है बॉडी का। जैसे आप ही हैं, आप एसी में रह रहे हैं हमेशा, बिल्कुल, अब इसके बाद आपको एकदम से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि आप रोज क्रिकेट खेलें, दोपहर में रोज क्रिकेट खेलें, आप क्या होगा, आपका स्किन टोन जो होगा वो डल हो जाएगा, ठीक है। चेंज करती बॉडी, अडेप्ट करती है खुद को, क्योंकि अब उसको बॉडी को उस हाई टेम्परेचर वाली सनलाइट में रहना है। सो अब की बॉडी ऑटोमेटिकली मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या होता है, मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, या एक आप नेटवर्क कह सकते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एग्जांपल दिया। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को अगर हम बहुत ही साधारण सी भाषा में समझें तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जैसे हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एनवायरमेंट से बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं, तो हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरमेंट का जो शोषण कर रहे हैं तो हम अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हसदेव फॉरेस्ट जो है वहां पर कितना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कि हसदेव फॉरेस्ट की कटाई हो रही है। अभी भी मूवमेंट चल रहा है, अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप देखेंगे एक्टिविटीज रन कर रही हैं, ठीक है। तो लोग विरोध कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारे जंगल काट दिए जाएंगे, हसदेव फॉरेस्ट जो है उसको खत्म किया जाएगा। तो हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ये जो विकास कर रहे हैं, ये विकास अपने पीछे कुछ पदचिन्ह प्रकृति में छोड़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो डेफिनेशन ऐसी होती है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में क्या होता है, ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल का मतलब जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये है, ये क्या करता है, ह्यूमन डिमांड को मेजर करता है नेचुरल कैपिटल में। ये डेफिनेशन है। नेचुरल कैपिटल का मतलब पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, नदियां हो गई, झील तालाब सॉरी सॉइल वगैरह हो गई। इस पे जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, वो किस तरह से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इन चीजों की, किस तरह से इनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। तो इस शोषण के पीछे हम लोग फुटप्रिंट्स छोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब द क्वांटिटी ऑफ नेचर, कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना प्रकृति उसको रीजनरेट कर पा रही है वापस से। अगर जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकृति उससे ज्यादा रीजनरेट कर लेती है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट या फिर जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पेड़, एक जंगल में हमने 100 पेड़ काटे और एक साल के अंदर अंदर प्रकृति ने 110 पेड़ उगा लिए वापस से, इसका मतलब है कि 10 पेड़ सरप्लस पे चली गई वो।
लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने 100 पेड़ काटे और प्रकृति में एक साल में नए जो तैयार पेड़ निकले वो 20 ही निकले, इसका मतलब 80 पेड़ के डेफिसिट में हम चले गए। ये लॉस हम लोग कर रहे हैं। बैलेंस्ड हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, सस्टेनेबल विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारा नहीं हो रहा है, ये अनबैलेंस्ड है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इसी बैलेंस को, इसी को मेजर करता है। इसी को, जो ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये इसका काम ही यही है कि इसी फुटप्रिंट को मेजर करता है जो हम प्रकृति में छोड़ते चले जा रहे हैं अपने विकास के लिए। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, थोड़ी सी छोटी सी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फूड चेन और फूड वेब का। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन को हमने आपको बताया अभी। फूड चेन का मतलब जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में आपका जैसे घास है, वेजिटेशन है, इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कोई ग्रास होपर है, इस ग्रास होपर को मेंढक खा रहा है, इस मेंढक को कोई सांप खा रहा है, इस सांप को कोई बाज खा रहा है, और इस बाज को जब डेथ हो रही है तो कोई फंगस, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया वगैरह सड़ा गला के वापस से अबायोटिक कंपोनेंट में ब्रेक किए दे रहे हैं। तो मतलब फूड चेन ये हमको बता रही है कि कैसे एक श्रृंखला बन रही है भोजन की, जिसमें एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जीव है जीव आहारा, जीव ही जीव का आहार है। अब फूड वेब क्या होती है? देखो, ऐसा नहीं है कि इस घास को सिर्फ ये टिड्डा ही खा सकता है। इस घास को कोई खरगोश भी खा सकता है, कोई हिरण भी खा सकता है, कोई बकरी भी खा सकती है, कोई भी और भी हर्बीवोर जानवर इसको खा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चेन्स बन जाएंगी। तो बहुत सारी चेन्स मिल करके जब एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना देती हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। जैसे हमने देखा कि इस डियर को एक फंगस भी खा सकता है, इसको ये भालू भी खा सकता है। ठीक है, ये जो फूल हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनके फल जो हैं, इसको भालू भी खा सकता है, इसको हिरण भी खा सकता है, इसको कोई पक्षी भी खा सकता है, इसको कोई चिपमंक जो है, गिलहरी भी खा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको बोलते हैं हम फूड वेब। सो फूड चेन सिंपल होती है कि स्ट्रेट लाइन में रन करेगी, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया। बट फूड वेब जो है, इसको बहुत सारे जीव खा सकते हैं, फिर उन बहुत सारे जीवों को और भी बहुत सारे जीव खा सकते हैं, फिर उन बहुत सारे जीवों को और भी बहुत सारे जीव खा सकते हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेवलप होता है। फूड चेन और फूड वेब में यही डिफरेंस है। ठीक, तो हमारी आज की जो क्लास थी वो यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के एक्ट्स, इन्वायरमेंट के जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए हैं इस फील्ड में, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ये सब जो है, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक्ट्स वगैरह आए हैं, जो लॉज आए हैं, जो रेगुलेशंस आए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस के सर्विसेज हो, आप कभी भी पीवाईक्यू उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, एक्ट्स और लॉज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंफ्यूज करा देते हैं आपको। इस तरह से पूछते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं अगली क्लास में आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो। ठीक है, तो उन एक्ट्स और जो उससे रिलेटेड लॉज हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टडी IQ PCS चैनल पर।